तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। यूपी खासतौर पर कानपुर में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों और हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों की माने तो यह मौसम हार्ट मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काफी बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण शरीर की वो जैविक प्रक्रिया है जो हमें ठंड से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही हमारे दिल पर अतिरिक्त दबाव डालती है। ठंड के मौसम में क्यों होती है हार्ट की समस्या? ठंड ने संपर्क के आते ही शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। नसों के सकरा होने से रक्त के प्रवाह के लिए जगह कम हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने और नसों के सिकुड़ने के कारण दिल को पूरे शरीर में खून पंप करने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर में फाइब्रिनोजेन और अन्य प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। गाढ़ा खून थक्के बनने की संभावना को बढ़ा देता है, जो हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है। ठंड के कारण शरीर में एड्रेनालाइन और जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे अचानक दिल की धड़कन और बीपी बढ़ सकती है। सर्दियों में धूप कम मिलने के कारण शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, जिसका सीधा संबंध हृदय स्वास्थ्य से होता है। कब और किन स्थितियों में बढ़ जाता है हार्ट का जोखिम? सुबह के वक्त तापमान सबसे कम होता है। हमारे शरीर का प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम भी बीपी की ओर बढ़ाता है। ऐसे में अचानक ठंड में बाहर निकलने पर अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बहुत ठंडे पानी के संपर्क में आने से शरीर को कोल्ड शॉक लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत शूट कर जाता है। बिना वार्म अप के अचानक ठंड में भारी काम करना, जैसे भारी सामान उठाना या तेज दौड़ना, दिल पर अचानक बोझ डालता है। सर्दियों में लोग अक्सर ज्यादा तला भुना, नमक वाला खाना और कैलोरी वाली चीजें खाते हैं, जो बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। बात कानपुर की करें तो यहाँ के अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में हार्ट अटैक के मरीज पहुंच रहे हैं। दरअसल सर्दी का मौसम हमारे शरीर के लिए एडवर्स कंडीशन होता है। इसमें ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, खून गाढ़ा हो जाता है और थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। खासतौर पर बीपी, हार्ट और शुगर के मरीजों को इस मौसम में दवाइयां बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। जाड़े की शुरुआत में एक बार अपने चिकित्सक से मिलकर दवाओं में आवश्यक बदलाव जरूर करवा लें। सावधानी और सही खान पान से काफी हद तक हार्ट अटैक के खतरे से बचा जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सर्दी के मौसम के साथ जो है हार्ट की बीमारियां, खासतौर से हार्ट अटैक के केस, हार्ट फेल्योर के केस और अचानक बीपी बढ़ने के केसेस जो हैं काफ़ी तेज़ी से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके के मरीज़ हमारे पास आने लगते हैं। और अभी भी प्रतिदिन जो है हार्ट अटैक के केसेस में जो है अगर मैं कहूँ तो 50% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। और बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिनका कि ब्लड प्रेशर सही चल रहा हो, एकदम अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठंड का मौसम जो है हमारे शरीर के लिए एक जो है विपरीत मौसम होता है, एडवर्स कंडीशन होती है। इसमें हमारे बॉडी में जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, जिस वजह से हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय पे अनावश्यक जो है वो दबाव पड़ने लगता है। तो हृदय पर अनावश्यक दबाव पड़ने के कारण और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थक्का जमने की टेंडेंसीज़ हार्ट की आर्टरीज़ में बढ़ जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक की संख्या में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं, ख़ास तौर से वो मरीज़ पहले से जो दवाएँ ले रहे हैं, हार्ट ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो मेरी उनसे सलाह है कि वो अपनी दवाएँ बिल्कुल भी ना छोड़ें इस मौसम में ख़ास तौर से। और एक बार जाड़े के मौसम की शुरुआत या बीच में अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलके अपनी दवाओं में उचित परिवर्तन करा लें, क्योंकि हो सकता है जो वो डोज़ खा रहे हैं, वो डोज़ इस मौसम के हिसाब से कम पड़े। तो अगर यही सावधानियाँ अगर हम बरतते हैं और खान-पान में ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है ये इन इंसिडेंसेस से या इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। ठंड से बचाव के ये हैं उपाय। एक भारी कपड़े की जगह 2-3 लेयर के कपड़े पहने। इससे शरीर की गर्मी बेहतर तरीके से रुकती है। सिर, कान और पैरों को ढक कर रखें। दिन में जब धूप निकले तो कम से कम 20-30 मिनट धूप में बैठें। बहुत सुबह या ज्यादा ठंड में बाहर टहलने के बजाय घर के अंदर ही योगा या व्यायाम करें। नहाने के लिए सीधे ठंडे पानी का उपयोग ना करें। यदि आप पहले से बीपी या दिल के मरीज हैं तो सर्दियों में नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। डॉक्टर की सलाह से दवा की डोज एडजस्ट करवाएं। ठंड का मौसम आते ही कानपुर में हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के मामलों में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा के अनुसार इस समय प्रतिदिन 50 से अधिक हार्ट अटैक के केस अस्पतालों में सामने आ रहे हैं।
ठंड के कारण शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। इसके साथ ही खून का गाढ़ापन यानी कि विस्कोसिटी बढ़ने से थक्का धमकने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। बिल्कुल साफ है कि ठंड का मौसम लापरवाही का नहीं बल्कि सतर्कता का है। अगर आप हार्ट, बीपी या शुगर के मरीज हैं, तो दवा छोड़ने की गलती ना करें और समय समय पर अपने चिकित्सक से जांच जरूर करवाएं। इन मरीजों में ज़्यादातर ख़ास तौर से ये दिक्कत होती है कि सीने में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से अगर सीने के बीचों-बीच में दर्द हो रहा है, पसीना इतनी ठंड में भी अगर बहुत तेज़ पसीने के साथ दर्द आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है या अचानक साँस फूल जा रही है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, बैठे-बैठे ही कभी-कभार मरीज़ कंप्लेन करता है कि सर इतनी ज़्यादा साँस फूल गई कि मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है। तो अगर इस तरीके के लक्षण आते हैं, तो ज़रूर आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें और अपनी जाँचें कराएँ। अच्छा, एक चीज़ और इस मौसम में ख़ास तौर से जो शुगर के मरीज़ हैं या बढ़ती हुई उम्र के जो बड़े लोग हैं कि 60-65 साल के ज़्यादा के लोग हैं, उनमें साइलेंट अटैक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है कि उनके सीने में दर्द नहीं होता है, लेकिन अजीब-सी घबराहट या बेचैनी महसूस करते हैं, सीने पे दबाव महसूस कर सकते हैं, अचानक साँस फूलने की दिक्कत महसूस कर सकते हैं। तो ये सब सिम्पटम्स जो है साइलेंट हार्ट अटैक की कैटेगरी में आते हैं, जो कि शुगर के मरीजों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस मौसम में बहुत मिलता है। देखिए, आपका चैनल जो मैंने देखा है कि बहुत ही जन जागरूकता का काम कर रहा है, लोगों में जागरूकता जो है इस संबंध में फैला रहा है जिससे कि लोग अपने सिम्पटम्स के लक्षणों को जो है सही से पहचान सकें और सही समय पे जो है डॉक्टर से मिल सकें। क्योंकि हार्ट अटैक के केसेज़ में जो है समय से अस्पताल में मरीज का पहुँचना बहुत ज़रूरी है और मैं इस बात की पूरी जो है गारंटी करता हूँ कि अगर हार्ट अटैक का मरीज हमारे पास सही समय पे आ जाता है, तो हमारे यहाँ जो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी तुरंत एंजियोग्राफी करके नस को खोलने की सुविधा भी उपलब्ध है और अगर मरीज जो है अगर इन केस एंजियोग्राफी के लायक उपयुक्त कंडीशन नहीं है उसकी, तो हम लोग थक्का गलाने वाला इंजेक्शन जो होता है 40,000 का आता है, वो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और भी सभी जाँचें जैसे ईसीजी है और हार्ट अटैक की पहचान करने वाली ट्रॉप-टी जाँचें भी हमारे यहाँ फ्री में होती हैं। तो आपके चैनल से इस तरीके की जन जागरूकता फैलती है, लोग जागरूक होते हैं और समय से हमारे यहाँ आएँ जिससे कि हम उनका इलाज कर सकें, उनका जीवन बच सके। तो साफ है कि सर्दी का मौसम दिल के मरीजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ठंड में बढ़ता ब्लड प्रेशर और खून का गाढ़ापन हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। याद रखिए, सर्दी का मौसम लापरवाही का नहीं बल्कि सतर्कता का है। सतर्क रहकर ही हम अपने दिल की धड़कनों को सुरक्षित रख सकते हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए के न्यूज रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार थे। उनका ढाका स्थित एयर केयर अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीएनपी की ओर से जारी बयान के मुताबिक खालिदा ने सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। खालिदा जिया का राजनीतिक सफर। खालिदा जिया ने पति और तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की 1981 में हुई हत्या के बाद राजनीति में कदम रखा। 1982 वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सदस्य बनी। 1984 उन्हें सर्वसम्मति से बीएनपी की चेयरपर्सन चुना गया। जनरल एचएम इरशाद की सैन्य शासन के खिलाफ 9 साल तक आंदोलन का नेतृत्व किया। खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही। प्रथम कार्यकाल 1991 से 1996। 1991 के चुनावों में जीत हासिल कर वो बांग्लादेश की पहली और मुस्लिम दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके इस कार्यकाल में देश में संसदीय लोकतंत्र की वापसी हुई। द्वितीय कार्यकाल फरवरी 1996। उन्होंने दोबारा चुनाव जीता, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध और विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्हें कुछ ही हफ्तों में इस्तीफा देना पड़ा। तृतीय कार्यकाल 2001 से 2006। 2001 में उनकी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। शेख हसीना से रही लंबी प्रतिद्वंद्विता। बेगम खालिदा जिया का राजनीतिक सफर एक गृहिणी से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने और फिर लंबे समय तक संघर्ष व कानूनी लड़ाइयों का सिलसिला रहा। बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को ढाका में उनके निधन के साथ बांग्लादेश की राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया। बता दें कि खालिदा जिया की अवामी लीग पार्टी की प्रमुख शेख हसीना से लंबी प्रतिद्वंद्विता रही है। इन दोनों महिलाओं ने ही बांग्लादेश की राजनीति पर दशकों तक दबदबा बनाए रखा।
बांग्लादेश की राजनीति को दिशा देने में इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि बीते कई वर्षों से शेख हसीना का बांग्लादेश की राजनीति में एक छत्र राज रहा और इसकी वजह खालिदा जिया का स्वास्थ्य रहा। खालिदा जिया लंबे समय से बीमार चल रही थी और उपचार के लिए वो लंबे समय तक विदेश में भी रही। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाया। लड़कियों के लिए 10वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त की गई, उनके लिए वजीफा शुरू किया। संसद में महिलाओं के लिए 45 सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान संशोधन किया। मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू किया और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गई। बांग्लादेश में सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद खालिदा जिया ढाका वापस लौटी थी, लेकिन उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी और वो सार्वजनिक जीवन से दूर ही रही। खालिदा जिया लीवर सिरोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज और हृदय संबंधी कई समस्याओं से जूझ रही थी। साल 2018 में खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी हुई। हालांकि खालिदा जिया और उनकी पार्टी ने इसे शेख हसीना का राजनीति से प्रेरित कदम बताया था। उनका परिवार फेनी से आता था और उनके पिता इस्कंदर अली मजूमदार चाय के व्यापारी थे। उनका शुरुआती नाम खालिदा खानम पुतुल था। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर रही खालिदा। जब 2 साल की थी तभी परिवार भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में गए दिनाजपुर में बस गया। खालिदा का शुरुआती जीवन यहीं बीता। पहले मिशनरी स्कूल और फिर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। 1960 में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और तत्कालीन कैप्टन जियाउर रहमान के साथ उनका निकाह हुआ। इसके बाद उनका नाम खालिद जिया रहमान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उनकी भूमिका का जिक्र करते हुए करीब 10 साल पहले हुई पहली मुलाकात की स्मृतियां भी साझा की हैं। ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के समस्त जनमानस के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। बांग्लादेश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई उनकी सौहार्दपूर्ण मुलाकात याद है। हम आशा करते हैं उनकी दूरदृष्टि और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी दिशा देती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। भारत के साथ उतार चढ़ाव भरे रहे रिश्ते। खालिदा जिया के भारत के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी जटिल और उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। भारत में उनके प्रति एक कठिन पड़ोसी की छवि रही है, जबकि उनकी राजनीति अक्सर भारत विरुद्ध के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश के माध्यम से ट्रांजिट और कनेक्टिविटी की सुविधा देने का हमेशा विरोध किया। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और तर्क दिया कि इससे बांग्लादेश की आजादी बेड़ियों में बंध जाएगी। उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि के नवीनीकरण का भी विरोध किया। भारत से वैचारिक और राजनीतिक मतभेद। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी अपनी राजनीति का आधार बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को मानती है, जो अक्सर भारत के प्रति संदेहपूर्ण रहता है। उनके शासनकाल में भारत विरोधी रुख को एक प्रमुख चुनावी और राजनीतिक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनका मानना था कि आवामी लीग भारत के प्रति बहुत झुकी हुई है, कि वो खुद को बांग्लादेश की संप्रभुता के रक्षक के रूप में पेश करती थी। भारत और खालिदा जिया के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा रहा। महत्वपूर्ण भारत यात्राएं। तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने रहे। प्रधानमंत्री रहते 1992 और फिर 2006 में भारत का दौरा किया। 2006 की यात्रा के दौरान व्यापार और नशीली दवाओं की तस्करी रोकने जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। 2012 में उन्होंने विपक्षी नेता के तौर पर भारत का दौरा किया। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए थे तब खालिदा जिया ने उनसे मुलाकात की थी। घर के किचन से राजनीति तक का सफर।
आपको बता दें कि शादी के बाद जहां कैप्टन जियाउर रहमान पाकिस्तानी सेना में लगातार प्रगति कर रहे हैं, तो वहीं खालिदा जिया ने घर संभालना शुरू किया। दोनों के 2 बेटे हुए, तारिक रहमान और अराफात रहमान को। 1965 में खालिदा पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर अपने पति के साथ पश्चिम पाकिस्तान चली गई और कराची में लंबे समय तक साथ रही। हालांकि 1969 में जिया के साथ वापस पूर्वी पाकिस्तान आ गई और ढाका में परिवार को संभालना जारी रखा। 1971 के बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जब जियाउर रहमान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व कर रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना ने खालिदा को ढाका छावनी में ही नजरबंद कर दिया। हालांकि 16 दिसंबर को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। बांग्लादेश के आजाद होने के बाद जियाउर रहमान का रुझान जरूर सैन्य और राजनीतिक मामलों की तरफ बढ़ा, लेकिन खालिदा ने अपने बच्चों की परवरिश में ही ध्यान लगाया। यहाँ तक कि 1975 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या और इसके बाद जिया सैन्य तख्तापलट के जरिए जब जियाउर रहमान ने खुद को बांग्लादेश के शासक के तौर पर स्थापित किया, तब भी खालिदा राजनीति से दूर ही रही। 1977 में जियाउर रहमान के बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनने के बाद खालिदा जिया आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की प्रथम महिला बनी, लेकिन वो अपने घर तक सीमित रही। खालिदा के बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री की कहानी अपने पति की हत्या के बाद शुरू होती है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की सजा माफ कर दी थी और उन्हें रिहा कर दिया। इस साल जनवरी में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाया गया, जहाँ स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो मई में बांग्लादेश लौटी। हालांकि नवंबर में एक बार फिर स्वास्थ्य समस्याओं के बाद उन्हें ढाका के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। इस बार का मेला खास इसलिए भी है क्योंकि यह महाकुंभ 2025 के बाद का पहला बड़ा आयोजन है, जिसे सरकार मिनी कुंभ के मॉडल पर भव्य रूप से आयोजित कर रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में 3 जनवरी से लगने वाले माघ मेले को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए इसे कई सेक्टरों और जोनों में विभाजित किया गया। आप कल्पवास के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 76 साल है। तो आपको क्या कोई यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत, आपको क्या लगता है कब से कल्पवास पे आप लोग यहाँ पे रुकने के लिए आ रहे हैं? हम लोग पहली तारीख को यहाँ आ जाते हैं जी। 3 तारीख से शुरू हो रहा है मेला जी। 3 तारीख पूर्णिमा है, पूर्णिमा से स्नान, फिर पूर्णिमा तक, उसके बाद 3 दिन और रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये संगम के पास ही आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को जो भूमि मिले? हाँ भैया, इसलिए चाहते हैं कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, चल नहीं पाते, तो संगम पास रहेंगे तो स्नान कर लेंगे, नहीं गंगा जी में तो सब नहा रहे हैं, अपने घर पे नहा लेते, इसलिए आते हैं यहाँ कि संगम में स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, इसीलिए आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मेजारोड से आए हैं। महाराज कब से कितने साल से यहाँ पे आप ये पूजा पाठ कार्यक्रम करा रहे हैं? 25 साल से यहीं पे हैं। तो कितने कई माघ मेले आपने देखे होंगे, तो तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है कब तक पूरी हो जाएंगी? तैयारी चलती रहेगी अभी, ये चलेगी अभी। आपको लगता नहीं कि पौष पूर्णिमा तक ये पूरा हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। यानी कि मकर संक्रांति तक जाके ये पूरा होगा? हाँ, पूरा हो जाएगा। तब तक पूरा हो जाएगा। और पहले के माघ मेलों में भी ऐसी कुछ रहता था? एफपीएससी में गंगा जी कई बार मतलब बाढ़ आ चुका, काफी दिन तक रुक गई, इसी वजह से मेला। इस बार का माघ मेला कुछ खास होने वाला है क्या? आपको लगता है कि वैसे ही रहेगा पुराना? नहीं, भीड़ तो होगी, पब्लिक तो आएगी। अच्छा। माघ मेला 2026 प्रमुख स्नान तिथियां: पौष पूर्णिमा 3 जनवरी शनिवार, मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार, मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार, बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार, माघी पूर्णिमा 1 फरवरी रविवार, महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत कराई जा रही है। इन घाटों पर फिसलन रोकने, रेलिंग, प्रकाश और गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही आवागमन को सुगम बनाने के लिए गंगा और यमुना पर 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों तक पहुंच सके।
मेले में इन सुविधाओं का किया गया विस्तार। इस बार मेले का दायरा पिछले सालों के मुकाबले काफी बढ़ाया गया है। मेला क्षेत्र को लगभग 800 हेक्टेयर तक फैलाया गया है और इसे 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए घाटों की लंबाई बढ़ाकर 8 किलोमीटर कर दी गई है। गंगा नदी पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। विभिन्न मार्गों पर 42 स्थायी पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख वाहन खड़े हो सकेंगे। कल्पवास और नावों का सौंदर्यीकरण। इस वर्ष करीब 15 से 25 लाख कल्पवासियों के संगम तट पर जुटने का अनुमान है, जिनके लिए विशेष शिविर और राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि मेले में कल्पवास को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना माना जाता है। कल्पवासियों की सुविधा के लिए प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने इस बार कई विशेष और आधुनिक इंतजाम किए हैं। बता दें कि कल्पवासियों के लिए विशेष मेला राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके जरिए उन्हें मेले के भीतर सरकारी उचित दर की दुकानों में गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन रियायती दरों पर मिलता है। हाँ जी, ये कल्पवास जो शुरू होने वाला है, तो इसका तिथि क्या है और कब से कब तक होगा, और आपको लगता है कितनी संख्या में यहाँ पर कल्पवासी और कब आएंगे? ये 3 जनवरी से मेला शुरू हो जाएगा कल्पवास का जी, और 2 फरवरी तक निरंतर चलता रहेगा जी। और कल्पवासी ये पूरे क्षेत्र में कल्पवासी आते हैं। सभी तीर्थ पुरोहित के यहाँ कल्पवासी आते हैं, रुकते हैं और अनुष्ठान करते हैं। ये यहाँ का कार्यक्रम है। अच्छा, तो कितनी संख्या में आपको लग रहा है कि इस बार कि काफ़ी ज़्यादा इस बार कल्पवासी आने वाले हैं? कल्पवासी की संख्या आने वाले ज़्यादा है, लेकिन जगह प्रशासन ने कम दी है। अच्छा, जिसके कारण हम कल्पवासियों की व्यवस्था करने में बिल्कुल पूर्णतः असमर्थ हो रहे हैं। अच्छा, जगह कम होने के कारण जी। अपने जो पुराने कल्पवासी हैं उनकी व्यवस्था करने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ। तो कब तक आपको लग रहा है कि जो कल्पवासी हैं कब तक आ जाएंगे यहाँ पे? कल्पवासी यहाँ पर 3 तारीख के पहले 2 तारीख की सायंकाल तक सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। 3 तारीख से उनका प्रारंभ हो जाएगा कल्पवास। तो आप उनकी व्यवस्था करवाते हैं यहाँ पे? हाँ, आप क्या हैं, क्या पुरोहित हैं? जी हाँ, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ जी। मेरा नाम अन्नू पंडा है। जी जी। निशान मेरा खांटी है। हाँ। मैं प्रयागराज का ही रहता हूँ। प्रयागराज में मुफ्तीगंज थाने के पीछे मेरा मकान है। तो ये जो आपके जो कल्पवासी का आप लोग उनकी पूजा पाठ करवाते हैं आप? जी हाँ, उनका सारा धार्मिक अनुष्ठान सब यहाँ। कितने कल्पवासी आपके पास हर साल आते हैं? हर साल हमारे यहाँ आते हैं लगभग 40 से 50। कल्पवासियों को उनके निर्धारित सेक्टर तक आसानी से पहुंचाने के लिए 7 विशेष रूट तय किए गए हैं। इनसे उन्हें भारी भीड़ और सामान्य श्रद्धालुओं के ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। वहीं वृद्ध कल्पवासियों को घाटों तक ले जाने के लिए निःशुल्क या कम दर पर गोल्फ कोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संगम पर चलने वाली नावों को एक समान भूरे रंग और पीली छतरियों को सजाया गया है, जिन पर माघ मेला 2026 के लोगो और LED लाइट्स लगाई गई हैं। बता दें कि माघ मेले की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 40 से अधिक पुलिस चौकियां अलग अलग सेक्टरों में बनाई गई हैं। पूरे मेले में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, PAC, महिला पुलिस, जल पुलिस और आपदा राहत बल तैनात रहेंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा, ताकि आम श्रद्धालु को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में पहली बार प्रदूषण मुक्त गोल्फ कार्ट चलाई जाएगी। पहली बार 4 विशेष सूचना केंद्र बनाए गए हैं, जहां हिंदी, अंग्रेजी और डिजिटल प्रारूप में गाइड बुक उपलब्ध होगी। वहीं पूरा मेला क्षेत्र में बायो टॉयलेट्स, LED लाइट्स और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।